Subscribe to our channel Sindh TV News and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। IG सिंध वारे मामले ते आर्मी चीफ पारां जेका इंक्वायरी रिपोर्ट बाबति ऐलान कयो वियो हो, फाइनली उहा अॼु साम्हूं अची वई आहे। मजबूरी तरह सां 18 अक्टूबर ते कराची में PDM जे जलसे खां पोइ कैप्टन रिटायर्ड सफदर खे हुन जे होटल तां गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिंखां पोइ IG सिंध पारां इहो चयो वियो त कैप्टन रिटायर्ड सफदर जी गिरफ़्तारी जे लाइ हुनखे मुबैना तौर ते अगवा कयो वियो। हीउ सॼो वाक़ियो पेश आयो जंहिंखां पोइ जेके सिंध पुलिस जा मुख़्तलिफ़ ऑफिसर हुआ उन्हनि पारां जेके मोकलूं हुयूं उन्हनि जूं दरख़्वास्तूं अचणु शुरू थियूं, जंहिंखां पोइ PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खां इंक्वायरी रिपोर्ट बाबति चयो वियो हो ऐं उहा इंक्वायरी रिपोर्ट अॼु साम्हूं अची चुकी आहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़ तौर ते इहो ॿुधायल आहे त कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जी जांच जे लाइ 18 ऐं 19 अक्टूबर विचारी राति पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ऐं सिंध हेडक्वार्टर्स ISI कराची जा ऑफिसर मज़ार क़ैद जी बेहरमती जे नतीजे में सख़्त अवामी रद्दअमल सबबि पैदा थियल सूरत हाल खे मोह ॾियण जे लाइ हुननि पारां इहो फोर्स कयो वियो। रिपोर्ट में इहो बि चयो वियो आहे त पाकिस्तान रेंजर्स ऐं सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची जे ऑफिसरनि ते मज़ार क़ैद बेहरमती खां पोइ कानून मूजिबि वक़्तसिर कार्रवाई लाइ दबाव पिणु हो। रिपोर्ट में इहो पिणु ॿुधायो वियो आहे त छिकताइण वारी सूरत हाल ते ज़ाब्तो आणण लाइ ऑफिसरनि ज़ाती हैसियत में जज़्बाती रद्दअमल ॾिनो। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जी रिपोर्ट मूजिबि ज़िम्मेवार ऐं तजुर्बेकार ऑफिसरनि तौरु अहिड़ी अणवणंदड़ सूरत हाल खां पासो करणु घुर्जे हा ऐं उन में इहो पिणु ॼाणायो वियो आहे त उन्हनि ऑफिसरनि खे JHQ बाबति कार्रवाई कई वेंदी। हिन सॼे मामले खां पोइ PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन रिपोर्ट खे वेलकम कयो आहे, जॾहिं त अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां हिन रिपोर्ट खे रिजेक्ट कयो वियो आहे। हिन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मारूफ़ बिज़नेसमैन आहिनि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऐं मूंखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु अपोजिशन लीडर एंड सिंध असेंबली जा फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे शुरुआत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। नकवी साहब बताइएगा, रिपोर्ट जो आई है आज आर्मी चीफ साहब ने जिसका ऐलान किया था, बिलाखिर वो रिपोर्ट आज आ चुकी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ उस रिपोर्ट के अंदर ये तो वाज़ेह हुआ कि कुछ फौजी अफसरान ने जो है वो शायद उनके कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन बुनियादी मसला वहीं का वहीं खड़ा है। क्या IG पुलिस अगवा हुए थे या नहीं हुए थे, और IG पुलिस को इतनी नफरी के साथ कहां अगवा करके और कैसे ले जाया गया उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। ये नहीं बताया गया कि IG पुलिस साहब ने पूरी पुलिस फोर्स में बगावत क्यों पैदा की, उस पर भी खामोशी। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया था या नहीं दिया था कि IG पुलिस को अगवा किया गया था, तो चीफ मिनिस्टर साहब सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। ये भी नहीं कहा गया कि कायदे-आज़म के मजार की जो बेहुरमती हुई है वो कहां किस दर्जे पे रखती है सिंध हुकूमत। इससे कि मेरी लिहाज से तो पुलिस की मदीयत में जो है एक FIR कट जानी चाहिए थी कि मजार पर एक कन्विक्टेड आदमी ने बेहुरमती की, और फिर उस कन्विक्टेड आदमी को और उसकी बीवी को एक जलसे में पजीराई भी दी गई, स्टेज पे बिठाया गया, और वो कायदे-आज़म के मजार की भी बेहरमती करते हैं। तो ये अभी तो मामला शुरू हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये अभी तक अधूरी है? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये तो सिर्फ रिपोर्ट आई है कि फौज ने अगर किसी अफसर ने कोई एक्शन किया था उस वक्त, उसके ऊपर आर्मी चीफ ने कहा था मैं एक इंटरनल इंक्वायरी करूंगा वेदर इट वाज एप्रोप्रिएट देयर एक्शंस और नॉट, उसका फैसला है। बाकी लोगों के एक्शंस के ऊपर कौन रिपोर्ट देगा, जिसके अंदर कैप्टन सफदर भी है, सिंध के चीफ मिनिस्टर भी है, खुद IG सिंध भी है। ठीक है, मैं इसका जवाब बेग साहब से ले लूं। बेग साहब,
बिलावल साहब ने रिपोर्ट को वेलकम किया है और नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया लंदन से, रिपोर्ट रिजेक्टेड। ये आखिर चल क्या रहा है? और ज़ाहिर है आप भी उस रात मौजूद थे और सूरत हाल आपके सामने थी, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए, बिलावल साहब ने डेफिनेटली इसको वेलकम किया है इसको, और मगर नवाज शरीफ साहब ने लाइक यू सेड के रिजेक्टेड, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन का ये मौक़िफ़ है कि ये प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर ये तमाम चीज़ें ये जो हुई थी, यहाँ पे कराची इंसिडेंस हुआ था जिसके अंदर कमरे को तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे, ये इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये चीज़ें हुई थी। वेरएज़ आज जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये बतलाया गया है कि जी लोकल जो सेक्टर इंचार्ज थे वो और हमारे ये जो रेंजर्स के जो थे वो थे, और उनको शायद वापस हेडक्वार्टर के अंदर भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से अभी क्या हुआ है कि सिर्फ ISPR की एक जो है उन्होंने वो दी है, इतनी डिटेल उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। बट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसको रिजेक्ट, आप उससे एग्री करते हैं? सर डेफिनेटली ही इज द अच्छा फिरदौस साहब, इसमें रिपोर्ट में जो एक दूसरी चीज सामने आई है कि अवामी रद्द अमल के ऊपर तेश में आकर ये सब कुछ हुआ, और जो भी हुआ, जो अफसरान थे उनका जो ये पर्सनल फैसला था, तो बताएगा कि कौन सा ऐसा अवामी रद्द अमल था? ज़ाहिर उस दिन हमने भी सूरत हाल देखी और PTI के रहनुमा थाने के अंदर भी मौजूद थे, तो क्या वाकई में कोई अवामी प्रेशर उस दिन था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको ये पता चले कि कायदे आजम के मजार की बेहुरमती हुई है तो आपका क्या रद्द अमल होगा? डेफिनेटली बस मैं समझता हूं कि अवामी तो जरूरत ही नहीं है। हर जी शऊर आदमी जो कायद से मोहब्बत रखता है, जो उनको रिस्पेक्ट देता है, उसका रिएक्शन यही होना चाहिए था कि सिंध पुलिस वॉज मूविंग टू स्लोली। कम से कम कंप्लेंट तो दाखिल करते। ये तो कहते कि हम अपनी मदीयत में ये मुकदमा चलाएंगे इस शख्स के खिलाफ कि इसने हमारे होते हुए ऐसा काम कर दिया वहां मजार के ऊपर, जो कि नाजेबा हरकतों में आता है। इसमें शर्माने की क्या बात थी? इनका काम है, पुलिस का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर। चलिए लॉ नहीं तोड़ी गई, लॉ भी तोड़ी गई थी बहुत ऑर्डिनेंस, बट ऑर्डर तो डिस्टर्ब किया गया। कायदे आजम के मजार के जो अंदर का हाथ है उसमें कितने लोग जाके नारे लगाते? मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैंने कोई वाकया नहीं देखा कि उस जाली के अंदर जाके कोई नारा लगाता हो किसी किस्म का कुछ। एक जब भी मैं जाता हूं तो उस हाथे के अंदर मैंने एक मौलाना साहब को जरूर देखा, फातिहा पढ़वाने के लिए वो अंदर खड़े होते हैं, बाकी सब हजरात तमीज से खामोशी से खड़े होते हैं, वो हाथ उठाते हैं और वो करते हैं, नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन किसी सियासी जमात के नारे या सियासी नारे नहीं लगते कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, PTI, ये सब नारे नहीं लगते अंदर। चबूतरे तक भी चले मान लेता, लेकिन अंदर मैं समझता हूं ये बड़ी बेहुरमती की थी जिसने भी की। अच्छा, तो इसमें फिरदौस साहब जो मामला था शुरुआती तौर पर हमने देखा, चाहे वो हलीम आदिल शेख साहब हों, अली जैदी हों, शिबली फराज हों, फयाजुल हसन चौहान हों, या इवन फवाद चौधरी साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि जो मामलात उनके थे वो उस तरह से नहीं चल रहे थे। फिर नवाज शरीफ की तकरीर की बात भी हो रही थी, तो वो चीज तो गलत साबित हुई ना आज इस रिपोर्ट से, कम अज कम? नहीं सर, नहीं साबित हुई। देखिए फिर क्या एक्शन हुआ। चलिए IG पुलिस को तो बुला लिया फौजियों ने, क्या ये फौजी अफसरान साथ गए थे कि जी 6 बजे दरवाजा खोलो या दरवाजा तोड़ो? वो किसने तोड़ा? आपने सारी वीडियो देख ली, कोई एक फौजी नजर आ रहे? और अगर इतने खौफजदा किस्म की पुलिस है आपकी तो वो एक किसी आदमी के कहने पे, कोई चाहे वो ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, मेजर हो, मुझे नहीं पता किस रैंक का आदमी है, उसके नाम नहीं आया अभी तक, कि उसके कहने के ऊपर वो गैर कानूनी काम करेंगे? क्या वो 9 बजे तक का इंतजार नहीं कर सकते थे?
ये बेलेबल ऑफेंस है। तो ये जो आज रिपोर्ट आई है, जाहिर है फिर आपकी बात से इस पर भी सवालात उठते हैं, जो कार्रवाई की बात हो रही है या फिर उनको हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की बात हो रही है, तो मतलब कि वो सब जो लोग हैं जिनके नाम अफसरान के लिए बताया जा रहा है वो इसमें थे ही नहीं पूरे वाकये में, फिर आप वही बात कर रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत की तरफ से ही था? नहीं, देखिए 2-3 हिस्से। एक ये है कि आईजी पुलिस को बुलाया उन लोगों ने, अच्छा, ये उस कंडक्ट की सजा मिल रही है उन्हें। हाँ, जिससे कि आईजी पुलिस जो है वो ग्रेड 22 का अफसर है, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कर्नल जो होता है वो 19 या 20 का होता है, अगर किसी कर्नल ने कहा तो। एक 20 का है, एक 19 का है, कर्नल 19 का है, 20 का ब्रिगेडियर होगा। तो वो एक सीनियर ऑफिसर को अपने पास दफ्तर में बुलाने की इस वक्त तफ्तीश की रिपोर्ट आई है। जितने मसाइल है उनके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है बेग साहब, आप बताइएगा, ये जो पूरा वाकया हुआ, मामला हुआ, जाहिरी तौर पर हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, उसमें भी शुरुआती तौर पर मुराद अली शाह साहब ने जो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। फिर जब आईजी सिंध का ये मामला छुट्टियों पर जाने का आया, उससे आधा घंटा पहले जो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये पूरे मुतालबात रख दिए थे। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं और ये कैसे मैनेज हुआ पूरा उस दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो करने का मकसद क्या था, जैसे अभी आपने कहा कि रिपोर्ट में ये आया कि पब्लिक प्रेशर ने या जज्बाती होके, मेरे ख्याल से इसका मेन मकसद ये था कि किसी तरीके से पीडीएम के अंदर दरार डाली जाए, और काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए थे, क्योंकि सुबह जब हमें ये पता लगा कि ये चीज़ हो गई है तो काफ़ी पार्टी के लोगों का ध्यान जो है वो ये गया कि जी आपने अपने प्रोविंस पर बुला के और ये चीज़ कर दी, क्योंकि कोई ये बिलीव करने को तैयार नहीं था कि एक प्रोविंस की जो पुलिस होती है जिसके अंडर में होती है वही जाके ये कर लेगी। मगर बाद में जो ज़ुबैर साहब को जो असल हकीकत बतलाई वो उन्होंने बतलाई, और जिसमें ये लफ्ज़ यूज़ किया गया कि जी उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया, बिठाया गया, और ये ग्रेड की बात नहीं हो रही है कि 18 और 20, और ये 2 डिफरेंट इदारे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये हो रही है कि देखिए, मेरे भाई जो कह रहे थे कि जी वहाँ पे नारे लगाए गए, देखिए पहले तो जो नारे लगाए गए वोट के और मादरे मिल्लत के, इससे पहले इमरान खान साहब भी कई बार वहाँ पे जब गए हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली नारेबाजी हुई है। अगेन आई एम नॉट सेइंग अच्छी चीज़ है, नामुनासिब चीज़ है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये आदिल शेख साहब जो गए, जिस आदमी से आपने FIR कटवाई वो आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर आपने FIR के अंदर एक दफ़ा ये भी डलवा दी कि मुझको जान से मारने की वो दी है, और अब आपको पता है ना उस FIR का क्या हुआ है, कल वो चालान में उन्होंने पूरी चीजें वापस ले ली हैं, उन्होंने क्या कहते हैं रिपेल कर दिया है कोर्ट ने। रीजन बीइंग कि वो आदमी जो उसको कॉल कर रहे हैं वो उनका भांजा था, आदिल शेख का मतलब, और वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। उसका जो शो कर रहा है, जो लोकेशन जो शो हो रही थी वो कहीं बहुत दूर हो रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि आपका पूरा करने का, ये प्लानिंग करने का, ये तमाम मकसद ये करना था कि एम्बेरस करना था हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को। वो तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि उनके दरमियान में ये हुआ, और देखिए इस चीज़ की कभी कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलती, यानी कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि गलत हुआ जो कुछ हुआ, मगर अगेन जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने और पार्टी ने उसको इसलिए रिजेक्ट किया है कि वो शुरू दिन से ये कहते मतलब हैं क्या कि अब मुतालबा होना चाहिए? नवाज शरीफ साहब ने तो ये बात की है कि अब जो असल जिम्मेदारान है उनको छुपाने की असल कोशिश जिम्मेदार का यही हो रहा है ना कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंस्ट्रक्शंस जो हैं मतलब दी गई थी, और क्योंकि उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब गुस्से में ये कहा था कि ये मैं देख भी लूँगा, और एक तरह का वो मैसेज भी देना चाहते थे कि जी देखिए इर्रिस्पेक्टिव आप सिंध में हो, कहाँ हो, आपकी पुलिस हो कि नहीं हो, हमारे हाथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं। मगर बाद में जो चीज़ हुई वो लोगों ने भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया, तो मेरे ख्याल से गलत चीज़ हुई थी। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग कि जो सफदर साहब ने किया वो सही किया, मगर हमेशा टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, कि एक ने अगर गलती की है तो आप भी उससे बड़ी गलती करके कहें कि हाँ जी अब ये ठीक हो गई है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि साइंस विल प्रिवेल और ये चीज़ जो है सेटल डाउन होगी, क्योंकि इदारों के दरमियान मेरे ख्याल से माजराई की जो है सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा फिरदौस साहब, आप बताइएगा, जो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया है उसमें उन्होंने ये बात की है कि जो खुद को बचाने के लिए जूनियर अफसरान को कुर्बान करने की ये रविश काबिल मजम्मत है। तो अब क्या आप समझते हैं कि जो असल जिम्मेदारान हैं या फिर उन अफसरान को कहां से हिदायत मिली थी वो सब चीजें भी पब्लिक होनी चाहिए? जी देखिए,
ये तो कैप्टन सफदर की बात है। एक बच्ची है उमेर रबाब, वो पिछले इतने अरसे से घूम रही है कि उसको इंसाफ मिल जाए। चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था इन्हीं आईजी साहब को कि अरेस्ट कर लो, ठीक है। छापे डालने पे एसएचओ को तो सस्पेंड कर दिया गया और वो खास आज तक भी अरेस्ट नहीं हुए। ये आईजी पुलिस साहब इमरान खान की कब सुनेंगे, जबकि वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है? चीफ मिनिस्टर। कोई वो हुक्म मानेंगे? वो कहेंगे कि सर मुझे हुक्म मानना पड़ता है सीएम का, सीएम मुझसे कह दे कि अरेस्ट कर ले, मैं अरेस्ट कर लूंगा। तो जब तक सीएम ना कहे तो आईजी पुलिस को तो कुछ करना नहीं चाहिए। और अगर इतना ऐसा आईजी जिसको जिद करके लगवाया हो मुराद साहब ने, वो ये बात करे तो मेरी तो समझ में भी नहीं आता। और वो तो ग्रेड 22 का हो गया, अब उसको क्या कर सकती है? कोई फर्दर प्रमोशन भी नहीं दे सकती फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर तो सब मैं और उसका टेन्योर मिला हुआ है। बिल्कुल उसको हटा सिर्फ गवर्नमेंट सकती है, हम तो हटा भी नहीं सकते फेडरल गवर्नमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल, वो मामलात हमने देखे हैं वो किस तरह से गुज़िश्ता कितने अरसे से चले। पर ये नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा है कि जो असल जिम्मेदारान हैं उनको सामने लाया जाए और जूनियर्स की कुर्बानी दी गई अफसरान के हवाले से जो आज रिपोर्ट आई है। जी हमें भी यही मुतालबा चल रहे हैं कि जी हमें असली प्लेटलेट काउंट बता दो, हमें ये बता दो कि तुम कब पाकिस्तान वापस आओगे, कौन सा झूठ बोल के गए थे। हम भी बहुत सारे सच ढूंढ रहे हैं उनके बयानात में। वो सच भी बता देना कि उनकी सेहत कितनी खराब है, कौम को बता तो दे। कोविड जब तक नहीं खत्म होगा वो निकलेंगे ही नहीं वहां से, इससे के बाद सर्जरी नहीं हो रही। जब वो हो जाएगा तो फिर देखेंगे, कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। वो जो सफदर साहब बैठे हुए, वो उनके इसाकदार साहब बैठे हुए, वो भी बीमार हैं लगता है। जो शहबाज के बेटे वो भी बीमार हैं, जो नवाज शरीफ साहब के अपने बेटे वो भी बीमार हैं। भाई इनको ही भेज दो, ये भी तो सारे मफरूर हैं। सच बोलना तो इस खानदान ने सीखा ही नहीं है। तो आज मैं कैसे मान लूं कि ये जो उनकी ट्वीट है वो किसी सच पे मबनी है? जो उन्होंने कहा था ये है वो जराए तो कतली खत, जिन्हें कहा मैंने कोई माफी नहीं मांगी तो सऊदी मुशर्रफ साहब ने रिलीज कर दिया, ये है वो माफीनामा। इनके कितने झूठ गिनाए। ठीक है बेग साहब, अगर आज का ही मामला देखा जाए, गुज़िश्ता कितने अरसे से एक चीज तो जाहिरी तौर पर चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है इस वक्त वो वाज़ेह तौर पर उसमें हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। मुतालबा किया था आर्मी चीफ साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ज़ाहिर एक सूबे में जो पार्टी रिप्रेजेंट करती है उसके चेयरमैन हैं, वो इस रिपोर्ट को मान रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रिजेक्टेड कर रहे हैं। तो ये तजाद जो पीडीएम के अंदर नजर आ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? आप समझते हैं कि वाकई में नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उससे इस वक्त कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुत्तफिक नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अभी फरदौस साहब ये कह रहे थे कि जी रेंजर्स जो आते हैं अंडर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने आईजी को कॉल किया होगा, तो आईजी की तो प्रॉब्लम ही आईजी की है कि मतलब बाय फोर्स उससे ये तमाम चीज़ करवाई गई, गलत इंदराज हुआ एक एफआईआर का। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसके अंडर में रेंजर्स आती हैं जो वहाँ पे गए थे। मतलब इसी तरह आईएसआई भी जो है एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर में तो आती है ये तमाम चीज़। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने जो था आईजी को फ़ोन करके ये तमाम चीज़ें हुई मगर गलत हुई। और फिर जब अगर आप इतने ऑनेस्ट थे तमाम थे तो एक गलत एफआईआर, एक गलत आदमी जो कि क्रिमिनल था, जिसके ऊपर कई केसेस थे मतलब, और जिस दिन से उसने एफआईआर कटवाई है उसको पुलिस कॉल कर रही है, उसका पता ही नहीं है, वो गायब हो गया। नहीं, वो उसकी जमानत हो गई है कुछ दिन पहले। चल बंद हो गया होगा। देखिए, अब हो रहा ये है कि मेन मकसद जो था ये तमाम चीज़ें करने का, जैसे मैंने बतलाया था कि पीडीएम के अंदर किसी का दराड़ जाड़ी जाए, मेरे ख्याल से ये मसला भी वहाँ पे जाएगा बैठ के। और जो फजलुर रहमान नहीं, पर बयानी में फ़र्क तो इस वक्त नज़र आ रहा है। देखिए, बयानिया जो है फ़र्क तो होता है, हर एक पार्टी जो होती है इसका अपना एक बयानिया होता है कि उसकी दिस इज़ व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ क्या था। मगर यूनाइटेड है पीडीएम जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ठीक है नाम नहीं लें लोगों का, ये मतलब मामला था। इसके ऊपर बातचीत हो रही है मतलब इस पे, मगर
ये है कि यूनिटी है पार्टी में, और जलसे जो है अनाउंस हो रहे हैं और मीटिंग्स हो रही हैं, बराबर तनकीद हो रही है हुकूमत पे, हुकूमत की पॉलिसी पे हो रही है, महंगाई के ऊपर तनकीद जो हो रही है बहुत सख्ती से हो रही है। गिलगित के अंदर आप देखिए मतलब कि किस तरीके की बातें हो रही हैं, वही पीपल्स पार्टी बातें कर रही है, जो नून कर रही है वही दूसरे भी कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि देखिए लोगों के जो मसाइल हैं इस वक्त, वो ये मसाइल है कि एवरी सेकंड पर्सन इज अफेक्टेड महंगाई की वजह से। हर मैं इस पर आऊंगा। फिरदौस साहब, आपका कमेंट थोड़ा सा, इस वक्त जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका जो बोझ है वो मजीद मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि इस वक्त हमें फूट का शिकार नजर होते वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही मुस्लिम लीग नून। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं, पूरी पाकिस्तानी कौम जिस बयानिए से हिंदुस्तान के बयानिए को तक़वियत मिलती हो, उस बयानिए का साथ कोई पाकिस्तानी देने को तैयार नहीं। चाहे वो हिंदुस्तान के फौजियों को शहीद कहा जाए, चाहे पाकिस्तान के फौजियों के लिए ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, इसी को कोट करते हुए कि उनके पैर कांप रहे थे और टांगें लड़खड़ा रही थी। जब वो फौज है जिसने अपने सीनों पे बम बांध के हिंदुस्तान के टैंक तबाह किए, जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को कामयाबी के साथ खत्म किया है, इस शहर कराची के अंदर जो लोग इसको यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे बचाया है। इस फौज को हम सब बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, और ये कहने में मुझे कोई आद नहीं है कि ये जो दोनों सियासी जमातें हैं, इन्होंने पाकिस्तान की हर इंस्टीट्यूशन को तबाह किया है, और अगर आज कोई एक वाहिद इंस्टीट्यूशन रह गई है वो आर्म फोर्सेस है। इससे कि जुडिशरी के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं नजर आते, आप न एग्जेक्टिव ब्रांच के कोई नजर आते हैं, सारी सियासी भर्तियां की गई हैं, नॉन मेरिट बेसिस पे की गई हैं, जिसकी वजह से आज गवर्नेंस का हाल इस पूरे सूबे में सबसे खराब है, और पाकिस्तान में भी बाकी हिस्सों में कोई इतना अच्छा नहीं है जिस पे हम फख्र कर सके। Pakistan is a nation which does not have any institutions left except the armed forces of Pakistan. ये इसका अलमिया है, और इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जो पिछले 20 साल से तो हुकूमत में हैं, सूबों में तो पता नहीं कब से बैठे हुए, और जब तक इनको फायदा पहुंचता है इनको सब चीजें एक्सेप्टेबल होती है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम को तो सिलेक्टेड कहती है, लेकिन अपने वजीर आला को उसी इलेक्शन के अंदर, जिसमें बेनजीर के मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद उतने वोट नहीं पड़े थे जो अब पड़े, उसमें वो इलेक्टेड है। ये बयानिया, जिसको मौलाना फजल रहमान जिससे हारे वो पीटीआई नहीं था, वो भी पीडीएम में ही है, तो कहते हैं तब भी मुझे हराया गया, और वहां पीटीआई तो बेनिफिशियरी नहीं थी। तो इनके बयानिए में सिर्फ एक ही बयानिया है कि हमें किस तरह से हमारी करप्शन को माफ कर दो और हमें जाने दो, और ये में एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इस पर मैं बेग साहब आपका भी कमेंट लूंगा, और जाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, मजमूई तरह सां हिन वक्त एक पासे अज IG सिंध के हवाले से जेका आर्मी चीफ पारा ऐलानियल रिपोर्ट हुई उहा साम्हूं अची चुकी है, जैसे एक पासे का PP चेयरमैन पारा वेलकम किया है, जैसे नवाज शरीफ उनके रिजेक्ट किया है। उनके अलावा पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं मुल्क में हिन वक्त मुआशी हालात के हवाले से। वक्त ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मईशत के हवाले से ऐं उन जी सूरत हाल के हवाले से, जेतोणीकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अचण सां हिन वक्त ताईं को वाज़ रिलीफ नाहे मिली सघियो, ऐं नई उनमें का कामयाबी मिली है उहे खणी पोइ इंटरनेशनल इदारा हुजनि या ताज़ो ही ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स की जेका रिपोर्ट साम्हूं आई है, जंहिंमें भी इहो ॿुधायो वियो आहे त रोज़ जे बुनियाद ते इस्तेमाल थींदड़ शयुनि में 8 सालन में सब खां वधीक महंगाई हिन वक्त नजर अचे थी। बेग साहब, आप बताइएगा, ब्रेक से पहले आप कोई बात कर रहे थे, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी फौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमेशा हर तकरीर में वो ये कहते हैं कि हम सलाम करते हैं, उनकी खिदमत को सराहते हैं, हम जिन्होंने अपनी जानें दी हैं उनको हम सलूट करते हैं, और सब ने ऐसा किया है। कुछ किरदारों की ज़रूर बात उन्होंने की होगी, मगर इससे बड़ी, देखिए इस वक्त इमरान खान साहब जो गेम खेल रहे हैं वो बहुत डेंजरस गेम है।
वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह नून को भी लड़ाना चाहते हैं फौज के साथ। अब देखिए उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी नून जो है वो फौज के अंदर बगावत कराना चाहती है और फौज के अंदर बगावत करा के जो है वो चीफ के खिलाफ बगावत करना चाहती है। क्या ये अल्फाज एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तेमाल करने चाहिए कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आप मुंह में डाल रहे हैं, लोगों के कान में बिठा रहे हैं, दिमाग में बिठा रहे हैं कि जनाब नून जो है वो बगावत सर फिर जाहिरी तौर पर जो बिलावल का मुतालबा था, अगर आर्मी चीफ या DGISI का नाम लिया जाता है इलेक्शन के हवाले से तो उनको सबूत देने चाहिए, ये बात भी तो नामुनासिब है। डिफरेंट थिंग मैं बात कर रहा हूं, जो बयान दिया, जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, आपके ख्याल में ये बयान देना चाहिए था? एग्जैक्टली जी बताइएगा फिरदौस साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि बगावत पे कौन नुकसान है? वो शख्स जो कह रहे कि हमें आप बहुत पसंद है, हमें अगर पसंद नहीं है तो दो अशखास नहीं पसंद, इससे कि वो गलत काम करते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं नीचे की फौज जो है वो जनरल बाजवा के और जनरल फैज के खिलाफ खड़ी हो जाए? इसको क्या कहेंगे? सर कहने का ये मकसद नहीं है, आप भी वही लफ्ज यूज कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने आपके यूज किया है। बगावत का एक बहुत खतरनाक लफ्ज है जो आप यूज कर रहे हैं और आपका अच्छा चलिए बगावत को वापस कर देते और कहते हैं वो नफरत पैदा कर रहे हैं इन दो अशखास के खिलाफ। चलिए आप ये मानेंगे? बिल्कुल ये मेरे ख्याल में सियासत में इस चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो मान लिया आप बड़ी तमीज से गुफ्तगू कर रहे हो, मैं इसको सराहता हूं, लेकिन फिर आप मान लीजिए कि नवाज शरीफ नफरत पैदा करना चाह रहे हैं फौज में इन दो अफसरान के खिलाफ। जाहिरी तौर पर फिर से वही बात करूं कि ये चीजें सियासत में नहीं होनी चाहिए और गुज़िश्ता आपने मान लिया कि नवाज शरीफ ने गलत बात की, मैं आपसे सर दूसरी तरफ से भी फिर वो बातें होती हैं जिनका जिक्र बेग साहब ने किया। मेरे ख्याल में अब इस चीज को छोड़कर, क्योंकि बहुत अरसे से ये चीजें चलती आ रही हैं, एक इल्जामात को जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है। अगर देखा जाए जो मैं बात कर रहा था महंगाई के हवाले से, उस पर भी सर उस तरह से हुकूमत इस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाई। क्या वजूहात है बुनियादी तौर पर इसकी? देखिए हम तो ये नहीं कहते ना, मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं, हर प्रोग्राम में कहता आ रहा हूं, जब कोई मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे आएगा तो वहां इन्फ्लेशन एक कॉन्सिक्वेंस है। ये मुल्क गवर्नेंस की बात करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना को डील किया फरवरी से लेके नवंबर तक सारी दुनिया सराह रही है। जिस तरह से ब्लूमबर्ग टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में पाकिस्तान का नाम डाल रही है इस महीने, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए कि आपकी सीमेंट की ऑफटेक पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी पिछले महीने। आपकी 5 साल से जो एक्सपोर्ट्स गिर रही थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो पहली दफा एक अपर ट्रेंड पे जा रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि डिवैल्यूएशन हुआ है। ये पिछले एक माह में 10 रुपये एप्रिशिएट हो गया है। आपके मुल्क के अंदर कोई लोग सड़कों पे नहीं निकले, साथ हिंदुस्तान में देखे वहां इकोनॉमी 24% श्रिंक हुई है। टर्की का लीरा जो है 30% डॉलर के मुकाबले में कम हुआ है। उनके माशी हालात उस क्राइसिस में नहीं आए थे। आपका 2 बड़े डैम बनने शुरू हो गए जो 70 साल से कोई डैम नहीं बना था। आपने इस वक्त जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के, जिसमें पनागा, जिसके अंदर सेहत कार्ड, कि हर गरीब के हाथ में 10 लाख रुपए का इलाज कराने का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एक ऑप्शन आ गया। आपके लोगों को जितना मजदूर है उसको ठीक है महंगाई आई है, लेकिन आज वो खाना जो है किसी पनागाह में जाके मुफ्त खा सकता है और पूरे पैसे अपने खानदान में भेज सकता है। नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, अच्छा बेग साहब बताइएगा, जो ज़ाहिर आप मुझसे बेहतर मईशत को जानते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और मईशत को मैं समझता हूँ 5.8% GDP थी जो पहले साल के अंदर जो गिर के 1.9 पे आई है, और इस बार पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर 0.4% नेगेटिव GDP आई है। और वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहे हैं कि आपने इस बार जो है अनदर 1.5% GDP माइनस के अंदर आएगी।
17 अरब डॉलर आपने 2 सालों में लिया है। जो कोविड आया है, कोविड तो अप्रैल के बाद आया है, 1.5 साल आपकी परफॉर्मेंस क्या रही? 17 बिलियन डॉलर आपने बाहर से लिया और अब हम बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं। जरा मेरे अल्फाजों पे गौर कीजिएगा। 2 बिलियन डॉलर, ये हमारी, चाइना हमसे नाराज है हुकूमत से, सऊदी अरब हमसे नाराज है, यूएई हमसे नाराज है। आपको पता है 2 बिलियन डॉलर उन्होंने मांग लिए। पहले 1 बिलियन डॉलर पहले मांग लिया था। उनकी देखम देख कुछ दिनों बाद यूएई भी 2 बिलियन डॉलर मांगेगा। क्या आप सस्टेन कर सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 4 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व से जो है वो निकल जाए? इट शोज के दे आर अनहैप्पी विथ यू। चाइना जो है आपने स्लो डाउन कर दिया सीपैक, बिकॉज ट्रंप को खुश करने के लिए आप उसको करना चाहते थे, आपने उसको स्लो डाउन तो कर दिया। अब ट्रंप चला गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि हुकूमत बहुत परेशान है, क्योंकि एक परसेप्शन उन्होंने दिया हुआ था कि जी हमारे जाती मरासिम जो थे वो ट्रंप के साथ थे। ट्रंप ने हमने क्या किया? हमसे झूठ ये कहा कि जी हम मसला कश्मीर को मैं सलासी करूंगा, और बाद में हड़प करवा दिया आपने इंडिया से, मतलब उसको, और हमने उसको वो दे दिया जो वो चाहता था कि जी कश्मीर पे आप चुप होकर बैठ जाइए और सीपैक को आप स्लो डाउन कर दीजिए। तो मईशत हमारी अगर सही है तो आज आप जरा सड़कों पे जाएं, जो लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब अगर इतनी प्रोग्रेस हुई। एक प्रोजेक्ट का नाम मेरा भाई मुझे बतला दें। नवाज शरीफ ने अगर कुछ लोन लिए थे तो उन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, उन्होंने जाल बिछाया था, रोड्स का जाल बिछाया था, उन्होंने देखिए कितनी तरक्की की थी, ऑरेंज लाइन लाए, मेट्रो लाइन लाए, तमाम चीज। अब एक प्रोजेक्ट का नाम आप नहीं बतला सकते कि 17 अरब डॉलर जो आपने लिए हैं 2 सालों के अंदर, जो पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं लिए गए थे, क्या प्रोजेक्ट कोई आया है? अच्छा, फिरदौस साहब से इसका मैं जवाब लूं। फिरदौस साहब, जो मिर्जा साहब इस वक्त बात कर रहे हैं 17 अरब डॉलर जो लिए हैं 2 सालों में, कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए। और इस वक्त अगर सूरत हाल को देखा जाए तो लोग परेशान हैं, शदीद परेशान हैं, और जो दूसरी तरफ देखा जाए तो बेरोजगारी हमें सबसे ज्यादा इस हुकूमत में होती हुई नजर आ रही है। जो वादे थे, जो इलेक्शन से पहले दावे थे, उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा नहीं उतर रही। देखिए, मैं पहली चीज तो बेग साहब कहते हैं ना, तो बेग साहब से ये बता दीजिए कि ये क्या मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था 2018 में या नहीं? कि आपके स्टेट बैंक में खजाना कितने डॉलर थे और आपको जो किस्तें देनी थी वो कितनी थी, बता दें। 2 बिलियन बैंक में रख के 10 बिलियन 12 बिलियन की किस्त कौन दे सकता है? तो 17 बिलियन जो मांगे थे वो 12 बिलियन का कर्जा वापस करने के लिए मांगे थे। इतना ज्यादा मकरूज किया हुआ था कि इस वक्त आप क्या करेंगे? आपको सरवाइव करने के लिए कर्जे को उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे। या मैं गलत कह रहा हूं तो साबित कर दे, इनको तो इकोनॉमी समझ में आती है। बात सारी ये कि आप परफॉर्मेंस तो देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट किधर लेके खड़ा था इनके जमाने में। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस देखें तो 42 बिलियन डॉलर का, रेमिटेंसेस को साथ ले ले तो उसके बाद भी 21 बिलियन डॉलर का। आज हम करंट अकाउंट में सरप्लस है पिछले 3 माह से। ये नहीं मानने को तैयार, इनको तो इकोनॉमी समझ में आती है। अच्छा, मैं फिरदौस साहब, जाहिरी तौर पर अगर देखा जाए, आप एक तरफ से कहते हैं कि जो उस वक्त सूरत हाल थी कर्जों की वजह से जो मुल्क है वो इस दहाने पर पहुंचा है, पर अगर पूछा जाए 2 साल से तो हमें यही बताया जा रहा है कि कुछ महीनों में सूरत हाल बेहतर होगी। फिर से मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि कम से कम जो इस वक्त लोगों को कब रिलीफ मिलना शुरू होगा, कब कोई वाज़ेह पॉलिसी है उस तरफ हम गामजन होंगे? जिसके बाद एक नहीं है बड़ी वाज़ेह पॉलिसीज आई हुई है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरी पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इससे बेहतर पैकेज नहीं मिला, जिसका नतीजा आज ये निकल रहा है कि आपकी सीमेंट की ऑफटेक हाईएस्ट है एवर। ना कह दें बेग साहब पे गलत कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, कह दें आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास इज रनिंग फॉर द लास्ट 6 months एट मोर देन 100% कैपेसिटी। कह दें गलत, नहीं आएगा जवाब ये गलत का। ठीक है, मैं इसका जवाब बेग साहब से ले लूं। जी बेग साहब, आप बताइएगा जो इस वक्त कुछ इकदाम थे। सिर्फ एक चीज जानता हूं और मेरे भाई भी इसको एग्री करेंगे, मईशत को नापने का एक बैरोमीटर जो होता है उसकी जीडीपी होती है। हम इस पे बात नहीं करें कि जनाब ऑर्डर ज्यादा थे,
ये थे। पहली बात तो हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर आपकी तमाम चीज़ें जिस तरह आप बतला रहे हैं कि इतनी अच्छी जा रही हैं, तो ये मुझे बतलाएं कि जीडीपी हमारी माइनस में क्यों आई? क्योंकि जीडीपी जो है वो मेन प्रोडक्ट है तमाम चीज़ों का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, रेमिटेंसेस का, तमाम चीज़ों का, तो हमारी माइनस में क्यों आ गई? अब आ जाइए इस साल, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने और G20 सब ने हमारे कर्जे डेफर्ड कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने हमें ब्रीथिंग स्पेस दिया है कि आप 1-1.5 साल बाद हमें कर्जे जो है अपने पे कीजिएगा, आपको वो भी एडवांटेज आप उसको इसकी मिल गई है। कहने का मकसद ये हो रहा है कि जी देखिए, अगर जीडीपी अच्छी होगी हमारी, तो आप ये कह रहे हैं कि जी डॉलर 10 रुपए कम हो गया, आप ये नहीं बतला रहे हैं कि 2018 में डॉलर 110 रुपए था, आप 168 पे ले गए, फिर आपने 8 रुपए कम करके आप कह रहे हैं जी 10 रुपए का बहुत इजाफा हो गया। कहने का मकसद यह है कि जीडीपी हमारी इस बार भी माइनस में जा रही है। हमारा सबसे बड़ी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। सब 10% लोग 2 साल के अंदर जो सतह गुर्बत से जिंदगी नीचे लोग बढ़ सके, यानी कि मिडिल क्लास थे, वो किसमें आ गए हैं? 10% लोग गुर्बत के उसके अंदर आ गए हैं। 10 लाख आपने कहा था घर, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ आप करेंगे। बाहर से आप ये कहते थे कि जी जब हम 220 अरब रुपए जो है पर डे रिश्वत लोग ले रहे हैं, करप्शन में जा रहे हैं, वो तमाम चीजें रुकी, उसका इम्पैक्ट गरीबों को नजर नहीं आ रहा। जो ट्रिकल डाउन होता है ना, जो आखिर में नीचे आता है, जो चीजें सस्ती होती हैं, लोगों की हालत जो है वो बेहतर होती है, वो तो कहीं नहीं है। जाहिरी तौर पर वो हमें ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फिरदौस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजमूई तरह सां हिन वक्त मुल्क में एक पासे PDM असांखे वाज़ तौर ते नज़र अचे पई हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक जे मूड में, जॾहिं त ॿिए पासे हुकूमत ते बि हिन वक्त ताईं सवाल उथनि पिया परफॉर्मेंस जे हवाले सां। महांगाई हिन वक्त ताईं उन ते कंट्रोल करण में हुकूमत नाकाम नज़र अचे थी ऐं महांगाई हिन वक्त मुल्की तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह ते पहुतल आहे ऐं उन बाबति हुकूमत पारां के ख़ासि क़दम हिन वक्त ताईं न आहिनि कया विया। जेके बि आलमी इदारा आहिनि मईशत जे हवाले सां, उन्हनि जा इंडिकेशन्स इहो ई था ॿुधाइनि त ईंदड़ वक़्तु अञा वधीक ख़राब ऐं ख़तरनाक थी सघे थो। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलाणी।